हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ 23 अक्टूबर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के सभी शिफ्टों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और ये वीडियो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और फर्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि सिकंदर ने पंजाब पर कब आक्रमण किया था। तो इसका आंसर है 326 ईसा पूर्व में। अर्थात सिकंदर ने पंजाब पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। और इस समय अर्थात 326 ईसा पूर्व में पंजाब का राजा पोरस था। और इस आक्रमण के दौरान सिकंदर ने पंजाब के राजा पोरस के साथ युद्ध लड़ा था, जिसे कि हाइडेस्पीस के युद्ध या झेलम या बितस्ता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध को झेलम या बितस्ता का युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह युद्ध झेलम नदी या बितस्ता नदी के किनारे पर लड़ा गया था। और इस युद्ध में सिकंदर की विजय हुई थी। और सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर था, जो कि कई बार जम्मू में पूछा भी जाता है कि सिकंदर का मूल नाम क्या था। तो इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर। बात करूं मैं महत्वपूर्ण बिंदु के संदर्भ में, तो झेलम नदी का प्राचीन नाम बितस्ता नदी था, जो कि कई बार जम्मू में पूछा भी जाता है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि सिकंदर ने पंजाब पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। और इस समय अर्थात 326 ईसा पूर्व में पंजाब का राजा पोरस था। और इस आक्रमण के दौरान सिकंदर ने पंजाब के राजा पोरस के साथ युद्ध लड़ा था, जिसे कि हाइडेस्पीस के युद्ध या झेलम या बितस्ता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध को झेलम या बितस्ता का युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह युद्ध झेलम नदी या बितस्ता नदी के किनारे पर लड़ा गया था। और इस युद्ध अर्थात हाइडेस्पीस के युद्ध में सिकंदर की विजय हुई थी। और सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर था। बात करूं मैं महत्वपूर्ण बिंदु के संदर्भ में, तो झेलम नदी का प्राचीन नाम बितस्ता नदी था, जो कि कई बार जम्मू में पूछा भी जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि उत्तराखंड हाईकोर्ट की अर्थात उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी। तो इसका आंसर है ऋतु बहारी। अर्थात न्यायमूर्ति ऋतु बहारी उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश हैं। और उन्होंने अर्थात न्यायमूर्ति ऋतु बहारी ने 4 फरवरी 2024 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के अर्थात उत्तराखंड हाईकोर्ट के 13वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। बात करें में महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो लीला सेठ देश की उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। और लीला सेठ हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश 5 अगस्त 1991 को बनी थी, अर्थात 5 अगस्त 1991 को बनी थी। और लीला सेठ वर्ष 1978 में दिल्ली उच्च न्यायालय की अर्थात दिल्ली हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश भी बनी थी। यहाँ पे समझने वाली बात है कि लीला सेठ दिल्ली उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी, जबकि लीला सेठ हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी, जो कि देश की किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि सावित्री ए लीजेंड ए सिंबल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो इसका आंसर है श्री अरविंदो घोष के द्वारा। बात करूं मैं श्री अरविंदो घोष से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो इनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 5 दिसंबर वर्ष 1950 को पुदुचेरी में हुई थी। और वे एक योगी, दार्शनिक, कवि और भारतीय राष्ट्रवादी थे। और उन्होंने अर्थात श्री अरविंदो घोष ने कई पत्रिकाओं और पुस्तकों को लिखा है, जैसे कि फर्स्ट है वंदे मातरम, और यह एक अंग्रेजी अखबार था। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ योगा। नेक्स्ट है आवर ऑफ गॉड। और नेक्स्ट है भगवत गीता एंड इट्स मैसेज। नेक्स्ट है द फ्यूचर इवोल्यूशन ऑफ मैन। और नेक्स्ट है सावित्री ए लीजेंड एंड ए सिंबल। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संबंध में, तो वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि मध्यकालीन युग में किसने रजिया सुल्तान को सबसे श्रेष्ठ बताया है। तो इसका आंसर है मिन्हाज ए सिराज ने। अर्थात मध्यकालीन युग में मिन्हाज ए सिराज ने रजिया सुल्तान को सर्वश्रेष्ठ बताया है। बात करूं मैं रजिया सुल्तान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो रजिया सुल्तान भारत की पहली और आखिरी महिला मुस्लिम सुल्तान थी। और रजिया सुल्तान ने 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। और 13 अक्टूबर 1240 में डाकुओं ने कैथल हरियाणा के पास रजिया की हत्या कर दी थी।
और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि मच्छर के काटने से क्या होता है। तो इसका आंसर है डेंगू रोग, चिकनगुनिया रोग, पीत ज्वर रोग और मलेरिया रोग। अर्थात मच्छर के काटने से डेंगू, चिकनगुनिया, पीत ज्वर और मलेरिया रोग आदि होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को की थी। और इस पार्टी की स्थापना अर्थात ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। इसका आंसर है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बात करूं मैं जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में, तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले कुल व्यक्तियों की औसत जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब मैं आपके समक्ष बात करूं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्यों के संदर्भ में, तो जैसे कि फर्स्ट है बिहार, और बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है। सेकंड है पश्चिम बंगाल, और इसका जनसंख्या घनत्व 1028 है। थर्ड है केरल, और केरल का जनसंख्या घनत्व 860 है। फोर्थ है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 है। फिफ्थ है हरियाणा, और हरियाणा राज्य का जनसंख्या घनत्व 573 है। हम आपके समक्ष बात करूं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्यों के संदर्भ में, तो जिसमें कि फर्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 है। सेकंड है मिजोरम, और मिजोरम का जनसंख्या घनत्व 52 है। और थर्ड है सिक्किम राज्य, और सिक्किम का जनसंख्या घनत्व 86 है। और फोर्थ राज्य है मणिपुर, और मणिपुर का जनसंख्या घनत्व 115 है। फिफ्थ है नागालैंड, और नागालैंड राज्य का जनसंख्या घनत्व 119 है। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि वंस ए डांसर एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है। तो इसका आंसर है एल्ग्रा कैंट की। अर्थात वंस ए डांसर एन ऑटोबायोग्राफी एल्ग्रा कैंट की आत्मकथा है। बात करूं मैं एल्ग्रा कैंट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो एल्ग्रा कैंट अमेरिका की प्रसिद्ध नर्तकी, अभिनेत्री, लेखक और स्तंभकार हैं। और इनका जन्म अर्थात एलेग्रा कैंट का जन्म 11 अगस्त 1937 को कैलिफोर्निया अमेरिका में हुआ था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि अभी तक अर्थात वर्ष 2024 तक T20 महिला विश्व कप सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है। तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने। अर्थात अभी तक या वर्ष 2024 तक T20 महिला विश्व कप सबसे ज़्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक कुल 6 बार T20 महिला विश्व कप जीता है। और ऑस्ट्रेलिया ने वर्ष 2010 में पहली बार T20 महिला विश्व कप जीता था, जबकि दूसरी बार वर्ष 2012 में, तीसरी बार वर्ष 2014 में, चौथी बार वर्ष 2018 में, पांचवी बार वर्ष 2020 में और छठी बार वर्ष 2023 में T20 महिला विश्व कप जीता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि दशई और तिहार किस पड़ोसी देश का त्योहार है। तो इसका आंसर है नेपाल। अर्थात दशई और तिहार भारत के पड़ोसी देश नेपाल के त्योहार हैं। बात करूं मैं नेपाल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। नेपाल की मुद्रा रुपया है। और नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है, जो कि कई बार जम्मू में पूछी भी जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बॉम्बे जयश्री को वर्ष 2023 में कौन सा अवार्ड मिला था। तो इसका आंसर है संगीत कला निधि पुरस्कार। और ये अर्थात बॉम्बे जयश्री कर्नाटक गायिका हैं, और इन्हें वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा लोक नृत्य आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले की अराकू घाटी की जनजातियों द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर है धिमसा लोक नृत्य। अर्थात धिमसा लोक नृत्य आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले की अराकू घाटी की जनजातियों के द्वारा किया जाता है। और धिमसा लोक नृत्य अराकू घाटी की आदिवासियों का नृत्य है। और यह नृत्य आंध्र प्रदेश की पोरजा जनजाति करती हैं। और यह नृत्य अर्थात धिमसा लोक नृत्य विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का आधिकारिक नृत्य है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि धिमसा लोक नृत्य अराकू घाटी की आदिवासियों का नृत्य है। और यह नृत्य आंध्र प्रदेश की पोरजा जनजाति करती हैं। और यह नृत्य अर्थात धिमसा लोक नृत्य विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का आधिकारिक नृत्य है।
और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि जे थॉमसन का मॉडल किस पर आधारित है। तो इसका आंसर है परमाणु मॉडल पर। अर्थात जे थॉमसन का मॉडल परमाणु मॉडल पर आधारित है। और जे थॉमसन ने वर्ष 1898 में परमाणु मॉडल प्रतिपादित किया था, जिसे कि प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल भी कहते हैं। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि जे थॉमसन ने वर्ष 1898 में परमाणु मॉडल प्रतिपादित किया था, जिसे कि प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल भी कहते हैं। और जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक विद्युत उदासीन कण होता है और परमाणु में धनावेश युक्त प्रोटॉन और ऋणावेश युक्त इलेक्ट्रॉन का मान समान होता है, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। और परमाणु के अंदर धनावेशित भाग एक समान रूप से वितरित होता है और परमाणु के धनावेशित भाग में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस प्रकार उपस्थित या धसे होते हैं, जैसे तरबूज के खाए जाने वाले लाल भाग में काले रंग के बीज धसे होते हैं या उपस्थित होते हैं। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक विद्युत उदासीन कण होता है और परमाणु में धनावेश युक्त प्रोटॉन ऋणावेश युक्त इलेक्ट्रॉन का मान समान होता है, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। और परमाणु के अंदर धनावेशित भाग एक समान रूप से वितरित होता है और परमाणु के धनावेशित भाग में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस प्रकार उपस्थित या धसे होते हैं, जैसे तरबूज के खाए जाने वाले लाल भाग में काले रंग के बीज धसे होते हैं या उपस्थित होते हैं। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि जास्कर और नुब्रा नदी किसकी सहायक नदी है। तो इसका आंसर है सिंधु नदी की। अर्थात जास्कर और नुब्रा नदियां सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। बात करूं मैं सिंधु नदी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश श्रेणी के मानसरोवर झील के पास स्थित सिनका बाब हिमनद से होता है और सिंधु नदी का मुहाना अरब सागर है। बात करूं मैं सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियों के संदर्भ में, तो जैसे कि जास्कर नदी, नुब्रा नदी, झेलम नदी, चिनाव नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी, श्योक नदी, हुंजा नदी, गस्टिंग नदी, द्रास नदी, सिगर नदी और गिलगित नदी आदि प्रमुख सहायक नदियां हैं। बात करूं मैं सिंधु नदी की लंबाई के संदर्भ में, तो सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है, जबकि सिंधु नदी भारत में कुल 1114 किलोमीटर ही बहती है। और सिंधु नदी तीन देशों चीन, भारत और पाकिस्तान में बहती है। और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का लेह शहर सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि भूकंप पृथ्वी की किस परत में आते हैं। तो इसका आंसर है स्थल मंडल में। अर्थात भूकंप पृथ्वी के स्थल मंडल परत में आते हैं और स्थल मंडल पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है और इसमें क्रस्ट और मेंटल का सबसे ऊपरी हिस्सा शामिल है। बात करूं मैं भूकंप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो पृथ्वी की सतह के नीचे का स्थान जहां भूकंप का केंद्र स्थित होता है उसे हाइपोसेंटर या फोकस कहते हैं। और पृथ्वी की सतह के ऊपर स्थित वह स्थान जहां भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं उसे अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। और भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं और भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर स्केल से किया जाता है और भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ से रेखांकित किया जाता है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि पृथ्वी की सतह के नीचे का स्थान जहाँ भूकंप का केंद्र स्थित होता है उसे हाइपोसेंटर या फोकस कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी की सतह के ऊपर स्थित वह स्थान जहां भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं उसे अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर स्केल से किया जाता है और भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ से रेखांकित किया जाता है। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण है। और दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ओलोंग मोन्यू त्योहार या ओलोंग मोन्यू फेस्टिवल जिसे कि कोन्याक नागा लोगों के द्वारा मनाया जाता है किस राज्य से संबंधित है। उसका आंसर है नागालैंड। अर्थात ओलोंग मोन्यू त्योहार या ओलोंग मोन्यू फेस्टिवल
जिससे कि कोन्याक नागा लोगों के द्वारा मनाया जाता है, नागालैंड राज्य से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि तक्षशिला की खुदाई का कार्य मुख्य रूप से किसने किया था? तो इसका आंसर है सर जॉन मार्शल ने। और तक्षशिला के पुरातात्विक स्थल की खुदाई सर जॉन मार्शल ने किया था और तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि भारत में उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? इसका आंसर है अनुच्छेद 217 या आर्टिकल 217। और भारत में उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि भारत में सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 या आर्टिकल 124 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अंग्रेजों ने किस अधिनियम के द्वारा ट्रिब्यूनल में होने वाली हड़ताल पर रोक लगाई थी? इसका आंसर है टैप्ट हार्टले अधिनियम के द्वारा। और अंग्रेजों ने टैप्ट हार्टले अधिनियम के द्वारा ट्रिब्यूनल में होने वाली हड़ताल पर रोक लगाई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आईगोट कर्मयोगी पोर्टल किसके लिए शुरू हुआ था? तो इसका आंसर है सिविल अधिकारियों के लिए। और आईगोट कर्मयोगी पोर्टल भारत सरकार का एक व्यापक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम है। बात करूं मैं आईगोट का मुख्य उद्देश्य के संदर्भ में, तो सरकारी कर्मचारियों को उनकी क्षमताओं को विकसित करना, जिससे कि कामकाज में सुधार लाया जा सके। और नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? इसका आंसर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की उद्देशिका में या संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की उद्देशिका या संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था या जोड़े गए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है आत्मा राम पांडुरंग। बात करूं मैं प्रार्थना समाज के संदर्भ में, तो प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। और इस प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य लोगों को केवल एक भगवान में विश्वास कराना और केवल एक ही भगवान की पूजा करना था। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मा राम पांडुरंग थे। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? इसका आंसर है कृष्णा नदी की, अर्थात तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। बात करूं मैं तुंगभद्रा नदी के उद्गम के संदर्भ में, तो इस नदी का उद्गम कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगा मूल चोटी से होता है। बात करें तुंगभद्रा नदी की सहायक नदियों के संदर्भ में, तो कुमुदवती, वर्धा, मगारी, हिंद आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। बात करें महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो कर्नाटक राज्य का हम्पी शहर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, जो कि कई बार एग्जामों में पूछा भी जाता है कि हम्पी शहर किस नदी के तट पर स्थित है। इसका आंसर होगा तुंगभद्रा नदी। बात करूं मैं कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के संदर्भ में, तो कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, वेना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा और डिंगी आदि कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। और ये सभी नदियां कई बार जम्मू में पूछी जाती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2011 की जनगणना कौन से नंबर की जनगणना थी? तो इसका आंसर है 15वीं जनगणना। बात करें में जनगणना संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो वर्ष 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी, जबकि आजादी के बाद की अर्थात स्वतंत्रता के बाद की 7वीं जनगणना थी। और भारत में पहली जनगणना वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। और भारत में पहली आधिकारिक जनगणना वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अर्थात राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय अर्थात हाईकोर्ट के न्यायाधीश दिलाते हैं।
और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है और राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो उस न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। बात करूं मैं राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के संदर्भ में, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल पद का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की नियुक्त होने की अर्हता का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 158 में राज्यपाल की सेवा शर्तों का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का उल्लेख किया गया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है और ये सभी अनुच्छेद परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि रबी की फसलें कौन सी हैं। इसका आंसर है गेहूं, जौ और चना। बात करूं मैं रबी की प्रमुख फसलों के संदर्भ में, तो जैसे कि गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, आलू, राई, अलसी आदि रबी की प्रमुख फसलें हैं और रबी की फसल अक्टूबर से नवंबर के महीनों में बोई जाती है, जबकि रबी की फसल अप्रैल से मई के महीनों में काटी जाती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे कि द ब्लू एम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर है रस्किन बॉन्ड, अर्थात द ब्लू एम्ब्रेला पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। बात करूं मैं रस्किन बॉन्ड की अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों के संदर्भ में, तो जैसे कि फर्स्ट है लंडोर डेज, सेकंड है द रूम ऑफ द रूप, थर्ड है डेड ऑफ इनोसेंस, फोर्थ है एक्सेस फ्रॉम वाटर लाइफ, फिफ्थ है द इंडियन घोस्ट, सिक्स है लोन फॉक्स डांसिंग और सेवंथ है बुक ऑफ नेचर आवर ट्रीज स्टिल ग्रो देहरा आदि इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि महाभाष्य के लेखक कौन है। तो इसका आंसर है महर्षि पतंजलि और महर्षि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे, अर्थात पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कवि थे और महर्षि पतंजलि महाभाष्य और योग सूत्र के लेखक हैं और महर्षि पतंजलि व्याकरणाचार्य पाणिनि के शिष्य थे और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पाणिनि ने व्याकरण पर कौन सी पुस्तक लिखी है। तो इसका आंसर है अष्टाध्यायी, अर्थात पाणिनि ने व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर है डेविड डेविडर, अर्थात द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज पुस्तक के लेखक डेविड डेविडर हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत गणतंत्र राष्ट्र कब बना था। तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1950 को और 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था और यह दिन अर्थात 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि 26 जनवरी 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपनिवेशिक शासन से पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि 26 जनवरी 1950 को भारत ने पहला गणतंत्र दिवस मनाया था और यह दिन अर्थात 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि 26 जनवरी 1930 में इसी दिन अर्थात 26 जनवरी के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपनिवेशिक शासन अर्थात ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 1963 में मद्रास अब चेन्नई में कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर है वेम्पति चन्ना सत्यम ने, अर्थात वर्ष 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना वेम्पति चन्ना सत्यम ने की थी और इन्हें अर्थात वेम्पति चन्ना सत्यम को भारत सरकार ने वर्ष 1998 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कृष्ण देव राय के दरबार में कौन सा विदेशी आया था। तो इसका आंसर है डोमिंगोस पायस और डुवार्ट बारबोसा, अर्थात कृष्ण देव राय के शासन काल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पायस
1515 ईस्वी में और बारबोसा 1515-16 के मध्य विजयनगर आए थे, जबकि पुर्तगाली यात्री हनुआ नुनीज 1535 ईस्वी में अच्युत राय के शासनकाल में विजयनगर आया था। बात करूं मैं कृष्णदेवराय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो कृष्णदेवराय तुलु वंश का महान शासक था और कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें की अष्ट दिग्गज कहा जाता था। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स या GI 70 से 100 के बीच को क्या कहा जाता है। उसका आंसर है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। बात करूं मैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के संदर्भ में, तो जब भोजन का GI अर्थात ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से 100 के बीच होता है तो उसे उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स या हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला भोजन माना जाता है। चूंकि ये खाद्य पदार्थ शुगर लेवल को बढ़ाते हैं, इसलिए इन्हें मधुमेह के रोगी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स 3 प्रकार का हो सकता है। फर्स्ट है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, सेकंड है मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स और थर्ड है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय फुटबॉल टीम ने किस वर्ष एशियाई गेम्स में फाइनल मैच में दक्षिण कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। तो इसका आंसर है वर्ष 1962 में। और वर्ष 1962 में भारत ने जकार्ता में दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अरस्तु ने जीवों को उनके किस आधार पर वर्गीकृत किया था। तो इसका आंसर है निवास स्थान के आधार पर। और अरस्तु ने जीवों को उनके निवास स्थान के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। और ये 3 श्रेणियां हैं स्थलीय जीव, जलीय जीव और वायवीय जीव। और स्थलीय, जलीय और वायवीय जीव क्रमशः भूमि, जल और वायु में रहते हैं और अरस्तु जीव विज्ञान के जनक हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 1905 में रक्षाबंधन शब्द का इस्तेमाल किया गया था और उस समय कौन सा विभाजन हो रहा था। तो इसका आंसर है बंगाल विभाजन। बात करूं मैं बंगाल विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के खिलाफ रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन को एकता और प्रतिरोधी का प्रतीक बनाया था। और बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। और यह बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन को बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था, लेकिन वर्ष 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया गया था। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण है। और इसी पॉइंट के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।